आज थोड़ा गॉलस्टोन डिजीज के बारे में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। सो व्हाट इज दैट? एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज में गॉलस्टोन काफी कॉमन है। अब तो इंडिया में भी बहुत कॉमन हो चुका है क्योंकि हम बहुत प्रोसेस्ड फूड एंड फैट कंटेंट बहुत ज्यादा हो चुका है, फाइबर कम हो चुका है डाइट में, एंड बल्कि जो होना चाहिए क्वांटिटी विथ फाइबर वो नहीं है। Okay, gallbladder is a thin-walled reservoir situated on the under surface of the liver. Okay, liver ऐसा है, उसके नीचे ऐसा एक तरह से आधा कवर्ड है वो लीवर से गॉल ब्लैडर. It can store about 40 to 50 ml of bile juice जो फैट को ब्रेक डाउन करता है, एमल्सिफाई करता है. The liver secretes about 700 ml of bile a day. एक दिन में 700 ml bile secrete करता है liver, which when not required for digestion is concentrated and stored in the gallbladder. ठीक है, अगर वो जरूरत नहीं हो, which when not required for digestion, इट कंसंट्रेटेड एंड स्टोर इन द गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर के अंदर ही वो स्टोर रहता है अगर वो रिलीज नहीं हुआ तो. द बाइल एसिड इन बाइल इंक्लूड 40% कोलिक एसिड, 40% सिनोडॉक्सी कोलिक एसिड. दीज आर कंपोजिशंस, इतना जाने की जरूरत नहीं है क्या क्या है उसके अंदर. द टोटल बाइल एसिड पूल इज अबाउट 2.4 ग्राम. But this is absorbed and recirculated 6 to 8 times a day, thus providing over 15 to 20 gram of bile for digestion. 15 से 20 ग्राम बाइल चाहिए होता है डाइजेशन के लिए. तो एट अ टाइम कितना लिवर सीक्रेट कर रहा है? 700 ml एक दिन में. ओके, द इंसिडेंस ऑफ गॉलस्टोन इज वेरी हाई इन वेस्ट, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में एटलीस्ट 10% ऑफ एडल्ट हैव देम. द प्रिवेलेंस डिपेंड्स ऑन एज एंड सेक्स. बड़े होने पे ज्यादा, एज ज्यादा होने पे ज्यादा चांसेस है बिकॉज काफी टाइम से वो ओवर वर्क कर रहा होता है. The men aged 60 to 69 years, the prevalence is 15%. At 70 to 79, it is 22%. जो परसेंटेज है, चांसेस है, वो बढ़ती जाती है. मोस्ट ऑफ दीज स्टोन नेवर प्रोड्यूस सिम्टम्स. कई बार स्टोन बने रहते हैं और पेन नहीं होता है. ठीक है. गॉल स्टोन इन वुमेन फॉर नॉर्मल वेट इज ascribed to slow intestinal transit and constipation. The overall incidence of gallstone in Oriental countries is low but varies in different regions among the Chinese and Singapore. The higher incidence of stone in the gallbladder as well as the biliary duct is attributed to opium eating, which produces spasm of sphincter of OD and causes stagnation of bile. Bile क्या होता है? उसके बाद stagnant हो जाता है, काफी thick हो जाता है. Biliary sludge क्या है? Like sludge kind of. Biliary sludge occurs as a complication of intravenous feeding. In the absence of fat in the feeds, the gallbladder does not contract. Intravenous feeding में डायरेक्टली जा रहा है वेन्स में, तो फिर उसको फंक्शन करने का टाइम, मौका ही नहीं मिल रहा है, काम करने का टाइम नहीं मिल रहा है. ओके, दिस लीड्स टू स्टेग्नेशन ऑफ बाइल. तो बाइल क्या है? स्टेग्नेंट हो गया, वहां पे जम गया है. प्रिसिपिटेशन ऑफ बाइलरी स्लज एंड फॉर्मेशन ऑफ गॉलस्टोन. तो फिर क्या होगा? वो गॉलस्टोन कभी भी बनेगा. ओके, द गॉलस्टोन फॉर्म्ड इन अ गॉलब्लैडर एंड समटाइम्स इन द कॉमन ऑफ हेपेटिक डक्ट contain predominantly
कोलेस्ट्रॉल मिक्स्ड विथ सम बाइल पिगमेंट, उसमें क्या रहता है, कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइल पिगमेंट रहते हैं, एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉस्फेट। तो बाइल जो स्टोन बनता है उसमें कैल्शियम भी रहता है, इसीलिए समटाइम्स अगर आपको कभी किसी डॉक्टर ने बोला होगा किसी पेशेंट के लिए कि इनका कैल्शियम कम खाओ, पालक वगैरह कम खाओ, ऐसा बोला होगा गॉल स्टोन के लिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सारे जो गॉल स्टोन है वो उसमें कैल्शियम ही हो, मोस्टली इसमें कोलेस्ट्रॉल, मोस्टली फैट रहता है। ओके, समटाइम्स प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन ऑकर, सिर्फ कई बार सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का भी स्टोन होता है। प्योर पिगमेंट स्टोन may occur with hemolytic jaundice. Mucin is an important ingredient in the formation of gallstone and a potent cholesterol increasing agent। तो इसमें हम मेनली अगर किसी का गॉल स्टोन का पेन आ रहा है तो फिर सबसे पहले हम फैट को ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है, आप कैसा भी फैट खाओ बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाता ही है, तो मिनिमल फैट में उनको रखा जाता है। किसी भी स्टोन में मोस्टली पोर्शन जो है वो फैट का होता ही है, समटाइम्स कैल्शियम भी होता है, समटाइम्स नहीं भी हो सकता है, मगर कोलेस्ट्रॉल तो होगा। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स क्या है, इट इज इन गॉल ब्लैडर। कोलेस्ट्रॉल bile salt and phospholipid in their normal proportion keep bile liquid. Bile salt and lecithin exist in micelles and solubilize cholesterol. A diminished bile acid pool reduces phospholipid secretion. Gallstone are formed when cholesterol precipitate in bile. कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, बाइल में जाके जम जाएगा बाइल के साथ। This occurs due to the following reason। क्यों होता है ये कोलेस्ट्रॉल क्यों जमता है गॉल ब्लैडर में, वो हम अभी पढ़ते हैं। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अगर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में हो गया है तो द लीवर्स ऑफ पेशेंट, द livers of patient with gallstone secrete सुपर सैचुरेटेड बाइल। जो बाइल ही सिक्रीट जो कर रहा है लीवर, बिकॉज लीवर का काम क्या है, फैट को स्टोर करना है ना। तो अब जो बाइल सिक्रीट कर रहा है उसमें भी बहुत ज्यादा वो सुपर सैचुरेटेड दे रहा है बाइल, लाइक बहुत ज्यादा थिक दे रहा है बाइल। ओके, सैचुरेटेड फॉर्म मतलब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है उसका। High calorie consumption enhances high liver cholesterol secretion, which favors gallstone formation। बहुत ज्यादा अगर फैट स्टोरेज है बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल स्टोरेज है, तो ऐसा वो बाइल सिक्रीट करेगा जो स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक इट इज वेरी कंसंट्रेटेड सैचुरेटेड बाइल होता है वो। ओके, तो फर्स्टली हमें फैट कट डाउन ही करना है। सेकेंड रीजन क्या है, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ बाइल सॉल्ट एंड फॉस्फोलिपिड्स। लिथोजेनिक बाइल समटाइम्स आप देखेंगे जो फैटी नहीं है, पतला दुबला, उसमें भी इट इज रेयर मगर होता है। लिथोजेनिक बाइल इज अ टर्म applied to bile then can initiate cholesterol gallstone formation, increased bile cholesterol saturation, and hence gallbladder disease are more common in those taking low cholesterol diet, low saturated fat, low high unsaturated fat। अगर unsaturated fat ज्यादा ले रहे हैं तो भी ये होगा। and the cholesterol lowering agent clofibrat। In short, the dietary advice to reduce blood cholesterol increase the prevalence of gallstone। इस केस में भी कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ाते हैं चीजें वो कम करना है। कई बार आप देखेंगे पतले दुबले लोग होते हैं, उनमें भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है ब्लड में, बिकॉज उनका एचडीएल कम है एंड एलडीएल ज्यादा है। A high calorie diet increases the cholesterol concentration
in the liver bile in patient with gallstone. A nucleating factor which may initiate gallstone is detected in the bile of patient having gallstone. In Parma, American Indian woman between ages 45 to 54 years की एक लेडी की बात हो रही है. It is a case history. The prevalence of gallstone is 70% and over the age of 65 in the 90%. This is due to greatly diminished bile acid pool and increased cholesterol secretion. अब क्या है उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल काफी ज्यादा हो गया है लीवर के पास, तो वो कोलेस्ट्रॉल वाला बाइल सिक्रीट कर रहा है, thus डबलिंग द इफेक्ट इन गॉलस्टोन फॉर्मेशन. तो फिर क्या होगा, गॉलस्टोन फॉर्मेशन बहुत डबल स्पीड से बनेगा. The gallbladder bile of the Maasai of East Africa has high ratio of phospholipids to cholesterol and bile acid to cholesterol. This creates an enormous reverse capacity to dissolve cholesterol and protects these people from cholesterol gallstone. Phospholipids to cholesterol and bile acid to cholesterol. ओके, तो फॉस्फोलिपिड्स जो है उससे कोलेस्ट्रॉल बन रहा है यहाँ पे. सो पिगमेंट स्टोन क्या है? हेमोलाइटिक जॉन्डिस मे बी एसोसिएटेड विथ pigment stone which are composed predominantly of bile pigment derived from the breakdown of hemoglobin. तो जॉन्डिस में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का काफी ब्रेकडाउन होता है और बाइल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है. उस केस में भी चांसेस होते हैं स्टोन बनने के. ट्रीटमेंट this examination may not be seen in subsequent X-ray or exploration. डॉक्टर्स जनरली नहीं बता पाते अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे से कि इनको गॉलस्टोन है कि नहीं. ये जस्ट सिम्टम्स से हम समझ पाते हैं. This disappearance of stone may be due to their passage through the common bile duct if the stone are relatively small, or though the fistula formed between the gallstone or bile duct and the intestinal tract. When large stone can be passed through much pain or discomfort. बड़ा होगा तो पेन होगा, छोटा होगा तो कई बार पता भी नहीं चलता है, रहता है. तो जिनमें बहुत लॉन्ग टाइम से हाई कोलेस्ट्रॉल रहा है ब्लड में, तो उनके चांसेस है कि उनके गॉलस्टोन हो सकता है. Dissolution therapy. Chenic acid decreases cholesterol synthesis by the liver, thus the bile secreted is less saturated with cholesterol. This helps dissolution of cholesterol gallstone. So it is a kind of chemical which is used to control the secretion of cholesterol from liver. In an American nation, gallstone study of 916 people with radioleukin stone, treatment with kind of acid in a high dose 750 mg per day dissolve gallstone in only 13% after 2 years. 2 साल तक भी उनपे दिया गया वो स्पेशल काइंड ऑफ एसिड, जिस उसके बाद भी 13% ही वो डिसॉल्व हो पाया. इसीलिए इसके केस में जनरली डॉक्टर्स गॉल ब्लैडर ही रिमूव करने बोलते हैं. एंड डाइटिक ट्रीटमेंट इसमें यही है, यू हैव टू स्टॉप टेकिंग कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन वाला ऑयल या फिर कोई भी ऑयल अगर आप जब स्टोर होगा
लीवर अगर फैटी लीवर है ना, तो वो अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन करेगा ही। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका फैटी लीवर 1 2 3 ऐसा कुछ भी है तो उसको ग्रेजुअली कम करना है, 1 पे लाना है, या फिर नो फैटी लीवर करना है। ओके, अगर नो फैटी लीवर आ गया तो अगर है भी बॉडी में हमें सिम्टम्स नहीं भी दिख रहा है तो वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ग्रेजुअली वो जो बाइल सिक्रीट हो रहा है वो कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा एंड नॉर्मल बाइल सिक्रीट करेगा। अगर एसजीपीटी एसजीओटी भी बढ़ा हुआ है ब्लड में, उस केस में भी हमें फैट को गैस अगर आपको टेस्ट नहीं भी कराना है किसी पेशेंट का या किसी का भी, तो गैस फॉर्मेशन हो रही है कुछ खाने के बाद, ज्यादा फैट रिच खाने के बाद, दैट मीन्स एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ है, लीवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, वो अच्छा बाइल नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से जो फैट है फूड में वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है प्रॉपरली और डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में अगर आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक पेशेंट को मिनिमल फैट पे रखेंगे, तो फिर जो भी उनका रिजर्व है फैट, जो ग्लाइकोजन है या फैट जो भी रिजर्व है लीवर के पास, वो काफी टाइम से जो रिजर्व है वो टूटने लगेगा, वो निकलने लगेगा एंड ग्रेजुअली वो नॉर्मलाइज होगा। तो उनको लो फैट पे रखना है और हाई फाइबर पे रखना है, जिससे कि जो इंटेस्टाइन है स्टूल प्रॉपरली पास हो, क्लीन हो एंड हेल्दी हो, जो वेलाई है, जो इंटेस्टाइन है उसमें जो वेलाइज है उनको क्लीन हो। क्यों फाइबर, क्यों मैं हमेशा बात करती हूँ कि सैलेड खाइए, और बहुत लोग बात करते हैं वेजिटेबल खाइए, सैलेड खाइए, बिकॉज इंटेस्टाइन जो है वो क्लीन रहेगा। ओके, इंटेस्टाइन में जो भी चीज आएंगी ना वो उसको अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, आप अगर कुछ भी डालोगे, पॉइजन भी डालेंगे तो भी वो एब्जॉर्ब करेगा, उसके पास ऐसा कुछ इंटेलिजेंस नहीं है मुझे क्या एब्जॉर्ब करना है क्या छोड़ना है। ओके, जो भी परमिएबल है उसके जो सेल से पास होने वाली चीजें हैं वो पास हो जाएंगी। ओके, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन रखना है, ताकि जो लेयर है ऑफ एनी फैट्स के वैक्स जो नूडल्स वगैरह में होते हैं या फिर मेयोनीज में तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, उनकी वहां पे लेयर्स नहीं बने। अगर वो क्लीन रहेगा तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, जो भी न्यूट्रिएंट है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो सब अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे पहली बात। एंड कुछ भी लेयर नहीं रहेगा जो कि टॉक्सिक हो जाते हैं। अगर कोई भी चीज काफी टाइम से कहीं पे है तो वो सड़ती है, डिकम्पोज होती है, डिकम्पोज होने के बाद वो काफी पॉइजनस चीज निकालती है जिसको बॉडी से निकालना होता है। ओके, तो स्टूल शुड बी क्लियर, इन लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन शुड बी क्लीन। ठीक है, वो होना चाहिए। उसके बाद फाइबर इसलिए जरूरी है, उसके बाद जो फैट खा रहे हैं वो मिनिमल पे होना चाहिए, क्योंकि जो बॉडी में पहले से स्टोर्ड है वो यूज हो। ठीक है, बॉडी का पहले का स्टोर यूज होगा, नया जो चाहिए उसके बाद न्यू सेल्स उसमें आए, न्यू कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन हो, ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ दिन के लिए मिनिमल फैट पे रखा जाए एटलीस्ट 3 मंथ्स तक, तो वो पेशेंट काफी रिकवर हो जाएगा। एंड उसका एसजीपीटी तो 1 महीने में ही नॉर्मल हो जाता है। एसजीपीटी एसजीओटी कोलेस्ट्रॉल ब्लड में तो 1 महीने में आप नॉर्मल कर सकते हैं, 400 से 150 ला सकते हैं। तो इसको करना मुश्किल नहीं है, वो 1 महीने में हो जाएगा। लेकिन जो नहीं पता चल रहा है, जो लिवर के पास स्टोरेज है, उसको करना है, उसके लिए 2 to 3 मंथ्स लगता है। 3 मंथ्स तक पेशेंट को लो फैट डाइट में रहना है और इतना ही खाना है जितना वो खर्च कर रहा है, स्टोर नहीं करना है बॉडी में, क्योंकि ऑलरेडी जो एडल्ट है, जो जो इंसान बड़ा हो चुका है, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ इतना ही चाहिए कि वो खर्च कर सके। 1500 से 1600 से ज्यादा नहीं खर्च करता कोई भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल का इंसान। जो डेली ऑफिस में काम कर रहा है या घर का काम कर रहा है, उसके लिए 1500-1600 कैलोरीज बहुत है। लाइक अगर आप दो रोटी भी देंगे, साथ में मिड मॉर्निंग मिड इवनिंग मील्स भी देंगे, तो उसका सफिशिएंटली काम हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है फॉर गॉलस्टोन। ये बस इसीलिए होता है क्योंकि स्टोर होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, प्रीवियस फैट कोलेस्ट्रॉल बन रहा है एंड अल्टीमेटली वो कंसंट्रेट अच्छा क्वालिटी का लीवर रिलीज नहीं कर रहा है।
ठीक है, तो फिर अच्छा क्वालिटी रिलीज नहीं कर रहे, दैट मीन्स कंसंट्रेटेड हो रहा है और वही जो रिलीज कर रहा है वही जाके स्टोन बन जा रहा है, वही हार्ड हो जा रहा है। तो दैट इज द थिंग, कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा है, वो अंदर में ही जो सिक्रीशन है वही खराब हो जा रहा है क्योंकि एक्सेस फैट लिया जा रहा है। सो मेडिकली जो ट्रीटमेंट है मेडिसिन से, अगर 2 साल मैंने बताया कि किया गया कि मेडिसिन से हो जाए, ऐसा नहीं होता है। काफी लॉन्ग टाइम तक भी एक काइंड ऑफ एसिड दिया गया, रिसर्च किया गया, तभी भी वो रिड्यूस नहीं हुआ। सो चिनिक एसिड के बारे में बात हुई थी कि जो चलाया गया था। एंड कई एक किसी से मैंने सुना कि डॉक्टर ने बोला कैल्शियम वाला चीज मत खाओ गॉल स्टोन में, मे बी शायद वो उतना क्वालिफाइड नहीं होंगे या फिर किसी ट्रेन्ड डॉक्टर के पास नहीं गए होंगे, बिकॉज गॉल स्टोन में कैल्शियम का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। मेनली कोई भी डॉक्टर आपको बोलेगा या डाइटिशियन बोलेगा वो फैट ही बोलेगा, आपको फैट रिड्यूस करने ही बोलेगा, क्योंकि कैल्शियम का प्रोपोर्शन बहुत ही नेग्लिजिबल होता है उस स्टोन में। जो कैल्शियम के स्टोन होते हैं वो किडनीज में होते हैं, दैट इज डिफरेंट। सो जो सर्जरी की जाती है उसको कॉलीसिस्टेक्टोमी बोला जाता है। कॉली दैट मीन्स आपका गॉल ब्लैडर एंड टॉमी मीन्स रिमूवल। तो कॉलीसिस्टेक्टोमी, सिस्ट मतलब कोई भी एक लंप या फिर कोई भी गांठ जैसी चीज, तो दैट इज कॉल्ड कॉलीसिस्टेक्टोमी। तो दो तरह से होता है, एक लेप्रोस्कोपी कॉलीसिस्टेक्टोमी होता है, एक सर्जरी प्रॉपर बड़ी सर्जरी से भी होता है, लेकिन जनरली आजकल जो होता है वो लेप्रोस्कोपिक ही होता है। अभी सर्जरी के बाद कैसा डाइट होना चाहिए और क्या चीजें होती हैं, दैट इज द पोस्ट कॉलेस्टॉमी सिंड्रोम। उसके बाद सिंड्रोम दैट मीन्स सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स को मिला के सिंड्रोम वर्ड बनाया गया है। तो क्या होता है उसके बाद, आफ्टर रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, जब रिमूव कर देते हैं, सम पेशेंट विल कंप्लेन टू रिकरेंस ऑफ ओरिजिनल सिम्टम्स और रिपोर्ट न्यू सिम्टम्स। Recurrence of symptom of proof that gallbladder of gallstone were not a cause of the symptom and that a gallbladder was wrongly removed। कई बार ऐसा भी होता है कि जो उनको सिम्टम्स की वजह से गेस किया गया कि गॉल ब्लैडर स्टोन है, और लेकिन उसके बाद भी सेम सिम्टम हुआ और उसके बाद जो निकालना चाहिए वो नहीं निकाला गया। New symptoms may set on from complication arising from the cholecystomy। Gallstones and cancer. Gallbladder cancer is often associated with gallstones। अगर stones है और नहीं निकाला गया तो कई बार cancerous भी हो सकता है। While these may suggest that gallstone caused the cancer, the evidence is not conclusive. It is also possible that the altered metabolism associated with cancer results in gallstone in a cumulative series of 1865 patients initially treated medically for gallstone, only 6 developed gallbladder cancer। उसमें से 6 लोग को कैंसर हुआ। The annual incidence of cancer among person with silent gallstone is estimated to be only 0.001%. Even the best center of risk of gallbladder surgery outweighed any benefit from cancer prevention।
अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि सिम्टम कुछ भी नहीं आएगा जब गॉल स्टोन होगा, कुछ ना कुछ आपको सिम्टम्स दिखेगा ही। बहुत माइन्यूट परसेंटेज है जिनमें सिम्टम्स नहीं है और फिर भी गॉल ब्लैडर है, गॉल स्टोन है। तो इसमें कैलोरीज क्या करेंगे गॉल स्टोन में? गॉल ब्लैडर डिजीज इज मोर प्रेवलेंट अमॉन्ग कम्युनिटीज कंज्यूमिंग सिग्निफिकेंटली मोर कैलोरीज। जो भी ज्यादा कैलोरीज, मैंने पहले भी बोला, जितना खाना है उतना ही जितना एक्सपेंस कर सकते हैं, लाइक खर्च कर सकते हैं, उतना ही कंज्यूम करना है। तो जो ज्यादा कैलोरीज खा रहे हैं एवरी डे, लाइक अगर हम 1500 खर्च कर रहे हैं, रोज 1600 खा रहे हैं, तो हर रोज 100 कैलोरीज का बर्डन हो रहा है बॉडी पे, राइट? तो उस केसेस में होता है। Though the relatively proportion of protein, fat, and carbohydrate consumed are the same in the people without gallstone, the minimum amount of calories to maintain normal body weight is therefore advised. तो जितने में आपकी बॉडी काम करने के लिए सफिशिएंट है, सिर्फ उतनी ही कैलोरी देनी है। प्रोटीन्स, high proteins intake also increase liberally cholesterol concentration. A normal 60 to 80 ग्राम प्रोटीन इंटेक इज परमिटेड। तो प्रोटीन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी है इसमें। फैट्स के केस में क्या होगा? सिम्टम्स ऑफ ब्लोटिंग, बेल्चिंग एंड डिस्पेप्सिया यूजुअली ascribed to gallbladder disease are as common in with normal gallbladder function. It is therefore a mistake to stop oral fat in sequent gallstone disease. There is little evidence that a low fat diet has a role in the treatment of gallstone, except when there are adhesions to the gallbladder or a bile duct are obstructed. Fried food are excluded if they produce discomfort. For patients in whom fat do not produce symptom, administration of vegetable oil like olive oil, hydrogenated groundnut oil, till oil helps in draining the gallbladder and preventing gallbladder stasis. Like जिसमें फैट की वजह से, फैटी फूड खाने से अगर सिम्टम्स नहीं आ रहा है, तो उसमें नॉर्मल ठीक ठाक फैट जो रिक्वायर्ड है वो हम दे सकते हैं। Carbohydrates, increase intake of simple sugar in drinks and sweets is associated with gallstone formation, and alcohol is associated with decreased risk. तो जो sugars हैं, high sugars जो drinks होते हैं, कोका कोलास and all, it is very rich in sugar, तो इनको बिल्कुल बंद करना है। फाइबर के केस में क्या करना है? फाइबर intake has been suggested as a cause of gallstone, but fiber has been shown to have very little effect on cholesterol metabolism. फाइबर का कोई रोल नहीं है फॉर्मेशन में एक्चुअली। विटामिन्स इन द लो फैट डाइट इज, फाइबर का मिनिमल लिखा है बिकॉज अल्टीमेटली कुछ फाइबर्स ऐसे भी हैं जो थोड़ा अगर थोड़ा बहुत डाइजेस्ट भी होते हैं तो कैलोरीज देते हैं, मगर यहाँ पे जो हम मान के चलेंगे दैट इज फॉर्मेशन में फाइबर का कोई रोल नहीं है। Vitamins, if low fat diet is prescribed, fat soluble vitamin A, D, E, K should be given as supplements. And that means क्योंकि हम फैट बहुत लिमिट कर रहे हैं डाइट के थ्रू 10 या 5 जो भी ml पर डे कर रहे हैं, तो आपको जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो अलग से देने पड़ेंगे, क्योंकि कम हो सकता है क्योंकि बॉडी में स्टोर नहीं है फैट, हम फैट बहुत कम कर रहे हैं बॉडी से। A high fluid intake should be encouraged. पानी ज्यादा पीने के लिए पेशेंट को encourage करना है। So these are the all things should be done. अभी जो excluded है that
उसमें क्या आएगा, लाइक पापड़, चटनीज, पिकल्स, इसमें फैट कंटेंट होता है जनरली, तो इसको एक्सक्लूड करने बोला गया है। एंड परमिटेड में एवरीथिंग, योक्स अवॉइड करिए। योक्स में देखना है अगर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, खाने के बाद गैस फॉर्मेशन होती है, तो वो नहीं देना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सिम्टम के हिसाब से भी पता लगाया जा सकता है, क्योंकि बाहर से नहीं इजीली हम पता लगा सकते हैं वो स्टोन जो फॉर्मेशन है वो किस चीज का फॉर्मेशन है। तो मेनली हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो अम, होता है कंजिक्यूटिवली, दैट इज लो फैट डाइट। जब भी गॉलस्टोन की बात आए, लो फैट डाइट। ओके, कितना? तो दैट इज 10 ml तक। आप अगर पेशेंट रेडी है 10 ml, तो दैट इज गुड। अगर नहीं है तो आप 15 ml तक दे सकते हैं। ओके, कई बार बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो काफी फ्राई, लाइक थोड़ा ऑयली फूड खा रहे हैं, तो 15 ml तक आप रिकमेंड करिए, तो पेशेंट जल्दी रिकवर होगा। एंड एसजीपीटी जब भी बढ़ा है, जब भी एसजीओटी बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, सबसे पहले शुगर्स एंड फैट, ये दो चीजें हम बंद करेंगे, या शुगर बंद करेंगे एंड फैट्स को रिड्यूस करेंगे, मिनिमल फैट पे रखेंगे। तो आप लोग ने सब में आई होप इतना अपना कैलकुलेशन निकाला होगा कितना ऑयल खा रहे हैं। तो इसको 20 ml तक रखिए, 20 to 25 ml, इससे ज्यादा मत करिए। अगर समटाइम्स बाहर खाना होता है तो आप 20 तक रखिए। अगर बाहर नहीं खाते तो 25 तक जा सकते हैं, इफ योर नॉर्मल बॉडी वेट। एंड कुछ जो सीड्स हैं आजकल विंटर्स में आप खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स हो गया, तिल हो गया, इन सब चीज़ों को आप थोड़ा ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डाइट में, चटनीज में, अपना जो स्नैक्स है उसमें आप ऐड ऑन करिए। तो इट हैज ओमेगा फैटी एसिड्स जो एचडीएल को बढ़ाते हैं और एलडीएल को कम करते हैं। जो लो डेंसिटी वाले एंड वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी वाले जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो हार्ट के लिए बुरे होते हैं, जो कहीं भी जाके आर्टरीज में जम जाते हैं, तो उनको कम करना है। एंड एचडीएल को बढ़ाना है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को जो जमने से रोकते हैं, उनको सॉल्युबलाइज करते हैं। So these are the thing about fat and gallbladder stone. सो इस डाइट में भी आप कितने भी रेस्ट्रिक्टेड कर लें, लेकिन डाइट हमेशा जो रिकमेंडेड है मेडिकली, दैट इज 5 to 6 मील आपको देनी है। इसमें जो दिया गया है, ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, लंच, मिड आफ्टरनून, देन डिनर। बेड टाइम नहीं दिया गया, बट आई ऑल्सो एड समटाइम्स बेड टाइम, अगर स्पेशली पेशेंट डायबिटिक है। अगर डायबिटिक नहीं है तो आप बेड टाइम स्किप कर सकते हैं, आप डिनर तक कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो मिड इवनिंग स्किप करके सीधा डिनर कर सकते हैं। जैसे आई डू इन माय लाइफ, लाइक मिड इवनिंग मोस्टली मैं स्किप करती हूँ। वी टेक डिनर एट अराउंड 6:30 जैसा डिनर कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट बेड टाइम में। तो आप 6 मील भी कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, देन मिड मॉर्निंग लंच, देन डिनर, ऐसा भी कर सकते हैं अगर अर्ली डिनर करते हैं तो। मिड इवनिंग का लेने का एक फायदा होता है कि आप डिनर लाइट करते हैं। अगर पेशेंट लेट सो रहा है तो आप मिड इवनिंग सजेस्ट करिए, जिससे क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी वहां पे भी जाएगा, डिनर भी स्मॉल क्वांटिटी होगा। तो इससे क्या होगा, जो शुगर लेवल है ब्लड का, वो और बेटर रहेगा। तो अगर पेशेंट खा सकता है, उसका शेड्यूल ऐसा है कि वो लेट सो रहा है 11 o'clock जैसा, एंड लेट डिनर कर रहा है, तो उस केस में आपको मिड इवनिंग डालना पड़ेगा। अगर पेशेंट डिनर 8 के बाद कर रहा है तो एक मिड इवनिंग होना चाहिए, नहीं तो काफी ज्यादा जब भूख लगी रहती है तो कई बार क्या करते हैं, पेशेंट ऑफिस से आते में टाइम कुछ दिख रहा है स्नैक्स, वो खा लेंगे, या फिर डिनर घर पे आके पहले कुछ स्नैक्स खा लेंगे जल्दी से, जो भी दिख रहा है, उसके बाद डिनर करेंगे। तो उस वैसे केसेस में
मिड इवनिंग रखना चाहिए। तो मिड इवनिंग में जनरली जो आई रिकमेंड दैट दीज आर मखानास, रोस्टेड मखाना, रोस्टेड चना, सत्तू वाटर एंड छाछ. These are good options. सो जो कॉन्सेप्ट है मेन्यू प्लानिंग का, डाइट प्लानिंग का, उसमें जस्ट आप बेस एक चीज ध्यान रखिए कि कोई भी मील प्लान करें लाइक लंच डिनर, तो हर ग्रुप में से चीज होनी चाहिए। लाइक कार्ब्स का एक होना चाहिए, प्रोटीन का एक होना चाहिए, मिनरल विटामिन का एक होना चाहिए, तो आपका सारा ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लाइक फर्स्ट लाइन में यू कैन मेंशन रोटीज, सीरियल्स, कोई भी सीरियल्स, राइस। सेकंड लाइन में यू कैन मेंशन एनी वेजिटेबल, ओके, वेजिटेबल और सैलेड या फिर दोनों, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन रहेगा वो प्रोटीन्स का रहेगा। प्रोटीन्स में क्या रहेगा? दाल ऑब्लिक छेना ऑब्लिक कर्ड ऑब्लिक छाछ या फिर स्प्राउट्स। तो ऑप्शंस जो आप देंगे वो सिमिलर ग्रुप के होने चाहिए। प्रोटीन वाला ग्रुप है तो उसके ऑप्शन प्रोटीन ही होने चाहिए। एंड ऐसा नहीं कि वेजिटेबल का ऑप्शन में आप दाल दे रहे हैं तो दोनों में से दोनों चीजें खानी है, वो एक दूसरे का अल्टरनेटिव नहीं है। तो अगर वो सैलेड खा रहा है तो वो प्रोटीन भी कुछ खाएगा। ओके, लाइक अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज ऑब्लिक दाल ऑब्लिक कर्ड ऐसे करके देना है। तो इससे क्या होगा कि जब आप प्लान कर रहे हैं तो सारा जो ग्रुप है वो कंप्लीट होगा, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कैलकुलेशन करने में। सो आप जो प्लान करेंगे वो बैलेंस डाइट होगा, क्योंकि प्रोटीन्स हमेशा रह जाता है, कम रह जाता है डाइट में, तो उसकी वजह से पेशेंट मोटा हो सकता है, हार्ट वीक हो सकता है, मसल वीक हो सकती है, स्ट्रेंथ कम हो सकता है, उसका जो स्टेमिना है वो कम हो सकता है प्रोटीन लैकिंग होने की वजह से। तो एक जो लाइन जो आपकी होगी मेन्यू में वो प्रोटीन्स की हर मील में होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 मेन मील्स में वो होनी चाहिए। ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों में प्रोटीन का एक लाइन जरूर होनी चाहिए। लाइक इफ वी डोंट वांट टू टेक दाल एंड ऑल तो पनीर ऑप्शन में है। तो पनीर अगर खा रहा है तो ऐसा नहीं कि सब्जी नहीं खाएगा, वो पनीर सब्जी में नहीं आएगा, वो प्रोटीन पार्ट में आएगा। तो अगर पनीर की सब्जी चावल खा रहा है तो उसको सैलेड खाना पड़ेगा, जिससे कि उसका वेजिटेबल वाला ग्रुप कंप्लीट होगा एंड विटामिन एंड मिनरल वाला ग्रुप कंप्लीट होगा। सो आज इतना ही करते हैं। कुछ क्वेरीज अगर है आपकी तो पूछिए। हर किसी को अपना वेट जो है वो कोशिश करिए, अगर घर पे है वेइंग मशीन तो रोज करिए, नहीं तो मंथली चेकअप करनी चाहिए, ताकि चेक करे जैसे ही वो 1 kg भी बढ़ा आपको उसको रिवर्स लाना है। एक अपना स्टैंडर्ड बॉडी वेट बना के रखिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, या फिर उसको अचीव करना है तो अचीव करने के लिए वो ग्रेजुअली ही होगा। तो मंथली यू शुड डू योर बॉडी वेट। आई हैव वेइंग मशीन इन माई क्लिनिक, तो मैं रोज जब पहुंचती हूँ तो सबसे पहले मेरा काम रहता है कि मैं वेट करती हूँ अपना, क्योंकि कई बार होता है हम चीज़ें खा लेते हैं और ध्यान नहीं रहता, तो फिर हमें अगर हम रेगुलर चेक में रहेंगे तो हम तुरंत रिवर्स कर सकते हैं। एक साथ अगर 5 kg बढ़ गया फिर वापस लाने में थोड़ी ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ सकती है जो हमें पसंद है। तो अगर हम इमीडिएट ही इफेक्ट करेंगे उसमें तो हमारे लिए इजी होगा। तो हेल्दी रहने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यू कैन एंजॉय एवरीथिंग, यू कैन एंजॉय इवन लाइक फ्लैक्सीड लड्डू ऑल्सो इन विंटर्स। तो बट यू हैव टू
maintain your body weight. That is important. Maintain your all parameters of blood, like जो भी आपका पैरामीटर्स है, इतना रेंजेस, रेफरेंस रेंज जो होता है वो रहना चाहिए, आपको ईयरली कराना चाहिए एंड वो नॉर्मल रहना चाहिए. आई रिकमेंड एवरीवन कि आप जरूर लिपिड प्रोफाइल कराइए ईयरली. एंड लिपिड प्रोफाइल इज कंपल्सरी टू एवरीवन जो भी 30 के अबव है, तो हर साल कराइए. एंड HbA1c कराना चाहिए हर साल, या फिर अगर हो सकता है तो 6 महीने में कराइए. अगर आप थोड़ा भी ओवरवेट है या फिर फैमिली हिस्ट्री में है तो आपको कराना चाहिए. अगर आपका 5 के ऊपर आ रहा है तो आपको डेली डाइट को ध्यान से खाना है, ताकि आपका वो जो 5 है वो 6 नहीं हो जाए. ओके, तो समटाइम्स आप किसी का 5 पॉइंट समथिंग हो सकता है जो नॉन डायबिटिक भी है, लेकिन अगर आप उसको ठीक से डाइट में लेके आएंगे तो फिर वो रिवर्स हो जाता है. कई बार ऐसा होता है कि आपका पीपी फास्टिंग में नॉर्मल आ रहा होता है ब्लड शुगर, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, समटाइम्स इरिटेशन हो रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप मैनेज नहीं कर पा रहे कुछ चीजें, बट जब आप HbA1c कराएंगे तो उसमें पकड़ में आता है. तो अगर उसमें आ रहा है 5 मोर देन 5, तो फिर आपको डेली डाइट में चेक करना है, शुगर बंद करना है बिल्कुल. एंड अच्छी डाइट लेनी है, लाइक सैलेड्स होना ही चाहिए, बार बार मील्स होनी चाहिए, एट अ टाइम ज्यादा नहीं खाना है. तो दीज आर द थिंग्स कि आपको अपने आप को हेल्दी रखना है एंड अपनी सराउंडिंग्स में अपनी फैमिली को हेल्दी रखना है. एंड हेल्दी रखने से उनकी लाइफ हैप्पियर होगी, उनको बार बार डॉक्टर विजिट नहीं होगा, उनके पैसे बचेंगे. तो यू कैन डू दिस. Any queries if you want to ask? मैम, या बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए डाइट में क्या दे सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट एक्चुअली अगर कुछ स्पेसिफिक एज में ही बढ़ती है, पहले तो जो एडोलेसेंट एज में काफी बढ़ती है, तो उस टाइम में डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. प्रोटीन्स उस टाइम ऑप्टिमम होना चाहिए बच्चे के लिए. अगर बच्चा 35 kg का है तो एटलीस्ट 35 to 40 ग्राम प्रोटीन्स उसकी डेली डाइट में होना चाहिए. लाइक पनीर के फॉर्म में दीजिए, मिल्क के फॉर्म में दीजिए, छेना का फॉर्म में दीजिए. अगर एग खाता है बच्चा, एग के फॉर्म में दीजिए. तो 3 से 4 मील में उनकी प्रोटीन्स होनी चाहिए. ओके, स्प्राउट्स दे सकते हैं एंड यू हैव टू ऐड ऑन इट विथ टमाटोज. ओके, टमाटोज में कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो हाइट बढ़ाने के फैक्टर्स को हेल्प करते हैं. तो विथ टमाटोज यू हैव टू गिव प्रोटीन, ऑप्टिमम प्रोटीन. टमाटोज का बहुत अच्छा रोल देखा है हाइट बढ़ाने में. ठीक है, 3 चीजें पहले तो फैक्टर करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसके मदर फादर छोटे हैं उनकी उसके बच्चे की हाइट छोटी होगी. अगर उसके किसी भी फैमिली में कोई भी बड़ा है तो उसके चांसेस हैं बड़े होने के. ठीक है. सेकेंड थिंग, उसकी डाइट का सबसे बड़ा रोल है. प्रोटीन पूरा होना चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए नॉर्मल जितनी उसकी जरूरत है, एंड सबसे मेन प्रोटीन्स होने चाहिए. ओके, उसके साथ साथ कैल्शियम वाली चीजें, तो दूध ऐसा जेम है, लाइक इट इज अ काइंड ऑफ डायमंड कह सकते हैं, जिसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, तो दोनों एक साथ मिलेगा, फॉस्फोरस भी मिलेगा. जो बोन लाइक हाइट बढ़ती है तो बोन्स भी बढ़ती है, राइट? तो आपको वहां पे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दोनों की जरूरत पड़ती है विथ प्रोटीन. तो मिल्क प्रोडक्ट आप जितना बच्चा खा सके, कर्ड के फॉर्म में, छाछ के फॉर्म में, पनीर के फॉर्म में, वो बहुत इजीली हेल्प करता है हाइट बढ़ाने में. ओके, थर्ड थिंग, आप अंडा दे सकते हैं. अगर बच्चा अंडा खाता है तो इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन. योग के साथ दे सकते हैं. ओके, नहीं तो स्प्राउट्स जो है वो आप इवनिंग स्नैक्स में दे सकते हैं विद टमाटोज एंड लेमन.
वो भी एक बहुत अच्छा स्नैक है जो जो कॉम्बिनेशन है हाइट बढ़ाने के लिए। तो प्रोटीन्स पे बहुत ध्यान देना है। जनरली प्रोटीन लैकिंग रहता है तभी बच्चे की हाइट कम रह जाती है। एंड थर्ड थिंग, थोड़ा बच्चे को एक्सरसाइज भी करना है, लाइक ऐसी एक्सरसाइज जिससे बॉडी स्ट्रेच हो, लाइक एक्सपांड हो। इस टाइप के एक्सरसाइजेस नॉर्मल जो खेलते हैं बच्चे वो खेलने से भी होगा। तो तीन चीजें हैं, एक्सरसाइज, डाइट एंड जेनेटिक, तीन रोल प्ले करते हैं। तो जेनेटिक सबसे कम है रोल इसका, ओके। एंड बाकी दो, क्योंकि जेनेटिक में इंडिया के बच्चों की अगर बात की जाए तो इंडिया में जेनेटिक ऐसा नहीं है कि सब छोटे नाटे होते हैं। कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में कोई ना कोई लंबा रहा होगा, तो वो वहां से फैक्टर कर जाएगा। आपको डाइट का ध्यान रखना है, तो डाइट में यू हैव टू गिव प्रॉपर प्रोटीन्स, ओके। तो मीडिया प्रोटीन्स का ध्यान रखिए फ्रॉम मिल्क एंड मैम कर्ड। या मैम हाँ जी, मैम मेरा बच्चा 10 महीने का है। मैं उसको तिल जितना चूना देता हूँ 1 हफ्ते में हाइट बढ़ाने के लिए। कैल्शियम, कैल्शियम के हम्म, लिए, हाँ, तिल ओके। तिल के जितना ही चूना देता हूँ वो भी 1 हफ्ते में, कि उसकी हाइट बढ़ जाए। वो ये भी काम बहुत ही करता है। छोटा है ऐसे तो, उसको आप मिल्क के फॉर्म में दे सकते हैं, वहां से पूरा हो जाएगा। लाइक इस जी फॉर्म में जब आयुर्वेद में है शायद ये चूना वाला देने वाली जी बात। जी, हाँ हाँ जी। हाँ, तो इसके बारे में मुझे उतनी नॉलेज नहीं, लेकिन इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम डिफिशियंसी वाले बच्चों को चूना देने से उनकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो वो भी आप थोड़ा सा किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट हाँ, करके सिर्फ दीजिए, तिल के क्योंकि जितना ही देना एक्सेस भी मैम, नहीं होना चाहिए। तिल का जितना। हाँ हाँ, क्यों, वो भी एक लिमिट डोज होगी, ऐसा नहीं कि आप देते रहेंगे रोज, क्योंकि कैल्शियम जब मेडिसिन भी दी जाती है ना, तो 1 महीने के उसको बाद ब्रेक किया दही जाता में, है। मॉर्निंग दही में दे सकते हैं सिर्फ। मगर आप रेगुलर नहीं दे सकते उसको ब्रेक हफ्ते में करना होगा। हाँ, 1 साल तक हफ्ते में 1 बार। हाँ, हफ्ते में एक बार दे रहे हैं फिर ठीक है, क्योंकि अगर कैल्शियम की भी एक्सेस हो जाती है इस फॉर्म में देंगे अगर, तो डाइट से देंगे तो एक्सेस नहीं होता है जनरली, लेकिन चूना के फॉर्म में या मेडिसिन के फॉर्म में जब दिया जाता है तो लाइक एक्सेस भी हो सकता है। तो आप नॉर्मली मिल्क के फॉर्म में दीजिए, कोई कमी नहीं होगी उनको कैल्शियम की। लेकिन अगर आयुर्वेदिक किसी डॉक्टर ने बोला है देन इट इज ओके, आप उनसे कंसल्ट करके ही दीजिए, अपने से मत दीजिए। क्योंकि उसमें एक और प्रॉपर्टी होती है जो स्किन को गलाती है। अगर आप अगर थोड़े गलत तरीके से देंगे तो जो पेप्टिक अल्सर होने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर जो लाइनिंग है स्टमक की, म्यूकोसा को अगर थोड़ा भी वो हार्म करेगा तो फिर पेप्टिक अल्सर फ्यूचर में होने के चांस है। तो उसका जो लिमिट है उसको जरूर ध्यान में रखिए। ये सब चीजें बहुत ध्यान से देनी होती हैं। तो आप कभी कभी दे रहे हैं इट्स ओके, रेगुलर बेसिस पे मत दीजिए, एवरी वीक आई डोंट रिकमेंड। लेकिन आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछ के ही दीजिए, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, क्योंकि मेडिकली उनको ऐसा होने का देखा गया है कि बहुत टाइम तक अगर आप स्पाइसेस भी देंगे ना, रेड चिली स्पाइसेस भी देंगे तो पेप्टिक अल्सर होने का चांस होता है। वैसे ही वर्क करता है चूना भी, वो गलाने का काम करता है लाइक स्किन को, तो इरिटेट करता है। तो फिर इसीलिए मैं कहूंगी आप नॉर्मल जो फूड जो खाया जाता है उस फॉर्म से दीजिए तो बेटर होगा, बिकॉज उनकी एज बहुत कम है, वो तो इन्फेंट है अभी। तो उनको आप मिल्क के सोर्स से, छाछ के सोर्स से सफिशिएंट कैल्शियम दे सकते हैं। उनको बहुत ज्यादा अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप छाछ के फॉर्म में, पनीर के फॉर्म में दीजिए, वो अच्छा होगा। क्योंकि दीज आर काइंड ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन आप लाइफ लॉन्ग नहीं दे सकते, कुछ ड्यूरेशन के लिए बोला होगा, हर वीक 1 साल तक बोला है इट इज ओके। लेकिन कुछ कम, कुछ रीजन से बोला गया था, उनको कुछ डिफिशियंसी आई थी क्या, कुछ नेल्स में वाइट ऐसा कुछ आया था जिसकी वजह से उन्होंने स्टार्ट करने बोला? किसको, मेरे को बोल रहे हो मैम? नहीं, उनको चूना किसी ने जब बोला डॉक्टर ने, तो उनको क्या नहीं नहीं ब्लड नहीं, में कोई कुछ वीकनेस नहीं है, कैल्शियम? मुझे ज्ञान था इसका, मैंने अच्छा, पढ़ा था आयुर्वेद में। हाँ जी। लेकिन हाँ लेकिन आपको तो पता नहीं कि वो डिफिशियंसी उनको है कि नहीं। तो आप, हाँ, आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन उसको मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा मत दीजिए।
जितना डोजेस है उससे नहीं नहीं मैम, सिर्फ तिल के जितना वो हफ्ते में एक बार देते हैं कि उससे हाइट बढ़ जाएगी, उसके नुकसान भी नहीं है उसका। क्यों, हाइट बढ़ रही है ना, तो कैल्शियम की कमी आएगी उसमें। हाँ, अभी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्योंकि पहला साल हाँ। जो होता है वो बहुत ज्यादा हाइट बढ़ाता है। तो आप जी। मिल्क सोर्सेज दीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा। हाँ। आप आई थिंक आप पेरेंट्स की भी हाइट तो बड़ी होगी, तो जेनेटिकली उनके पास अच्छी जीन्स होंगे। तो आप थोड़ा प्रोटीन, मिल्क जो है ऐसा सोर्स है जिसमें प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है। तो आप चूना दे रहे हैं, ठीक है, आपने अगर पढ़ा है तो फिर, लेकिन मिल्क भी दीजिए, मिल्क इज वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू मैम। Thank you for joining and sharing that information about Chuna.